Do you consider yourself a god? My God. There is no God. So how can I consider myself a God? God is the greatest lie invented by man. आज हम जानेंगे 20th सेंचुरी के एक ऐसे स्पिरिचुअल लीडर के बारे में जिन्होंने दुनिया भर में कंट्रोवर्सीज को जन्म दिया। ओशो रजनीश। जहाँ कुछ लोग उन्हें अपना गुरु मानते थे, वहीं कई लोग उनके अगेंस्ट भी थे। वेल्थ और सेंसुअलिटी को एक्सेप्ट करते हुए और कन्वेंशनल रूल्स को रिजेक्ट करते हुए ओशो ने दुनिया भर में एक अलग ही इमेज क्रिएट की। इंडिया के एक छोटे से गांव से लेकर ऑरेगन यूएसए में एक पूरी सिटी बनाने तक उनका सफर बहुत ही यूनिक रहा। सारा जगत माया ही है, तो मुझसे क्या करोगे एकांत में मिलकर? फिर क्या एकांत और क्या भीड़, सब माया है। Cash, boxes of jewelry, and his throne. कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? आइए जानते हैं ओशो रजनीश के लाइफ और कंट्रोवर्सीज के बारे में। ओशो रजनीश का जन्म 11 दिसंबर 1931 के मध्य प्रदेश के किचवाड़ा गांव में चंद्रमोहन जैन के रूप में हुआ था। वो एक मिडिल क्लास जैन फैमिली से आते थे। बचपन में ही वो एक रिबेलियस और इंटेंस क्यूरियोसिटी वाले बच्चे थे जो हर बात में सवाल किया करते थे, और उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को समझने में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया। ओशो को बचपन में उनके नानी के घर भेज दिया गया था क्योंकि उनके माता पिता का मानना था कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं और यहाँ उन्हें नेचर और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ एक क्लोज बॉन्ड बनाने का मौका भी मिलेगा। ओशो के अकॉर्डिंग ये उनकी स्पिरिचुअल जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट था। ओशो स्कूल में एक एवरेज बच्चे थे और डिसेंट मार्क्स लाते थे, लेकिन उनका इंटरेस्ट फिलॉसफी, साइकोलॉजी और रिलीजन की तरफ बढ़ गया। उनका कहना था कि उन्होंने अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी और इनलाइटमेंट का पहला एक्सपीरियंस सिर्फ 21 साल की उम्र में किया था। ओशो का एजुकेशनल बैकग्राउंड भी उनके यूनिक पर्सनैलिटी का हिस्सा बना। उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड्स नहीं दिखाए। फिर भी उन्होंने फिलॉसफी में एमए की डिग्री सागर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की और वहाँ उन्होंने एक एक्सीलेंट डिबेटर के रूप में अपनी पहचान बनाई। अपने कॉलेज के दिनों में उन्होंने अपने खुले और रैडिकल व्यूज़ के कारण उन्हें यूनिवर्सिटी में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि वो कन्वेंशनल रिलीजियस बिलीव्स और सोशल नॉर्म्स को चैलेंज करते थे। ओशो कह रहे हैं कि सच्चाई या ट्रुथ बाहर ढूंढने से या पूजा पाठ करने से नहीं मिलती, बल्कि जब हम अपने अंदर की सच्चाई और एक्सपेक्टेशंस को छोड़ देते हैं तब हमें अपने अंदर ही ट्रुथ की डिस्कवरी हो जाती है। उनका मानना था कि ट्रू स्पिरिचुअलिटी अंदर की स्टिलनेस और एक्सेप्टेंस से आती है, ना कि बाहर ढूंढने से या किसी को फॉलो करने से। ये क्वालिटीज़ बाद में उनकी स्पिरिचुअल टीचिंग्स का फाउंडेशन बन गई। ओशो का कहना था कि उन्होंने काफ़ी सालों तक कई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और मेडिटेटिव टेक्निक्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया, जो उनकी टीचिंग्स का
बेस बन गया। उन्होंने ये भी कहा कि उनके लिए सेल्फ रियलाइजेशन और स्पिरिचुअल जर्नी एक नेचुरल प्रोसेस था जो उनके अंदर अपने आप ही इवॉल्व हो गया। अपने टीनेज और 20s के दिनों में वो इंडिया के अलग अलग सेंट्स और स्पिरिचुअल टीचर्स के साथ टाइम स्पेंड करते रहे और कई रिलीजियस टेक्स्ट जैसे भगवत गीता, बाइबल और बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स पर डीपली स्टडी की। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद ओशो ने 1957 में जबलपुर यूनिवर्सिटी में फ़िलॉसफी के प्रोफेसर के रूप में टीचिंग करियर स्टार्ट किया। यहाँ उन्होंने अपने थॉट प्रोवोकिंग लेक्चर्स से स्टूडेंट्स और कलीग्स को इम्प्रेस किया। प्रोफेसर के रूप में ओशो ने पब्लिक स्पीकिंग और स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स को ओपन डिस्कशन में बदलने पर फोकस किया। अपने अर्ली स्पीचेस और डिबेट्स में उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और मोरालिटी के अगेंस्ट बात की जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी, लेकिन उन्हें एक लार्ज ऑडियंस भी मिली। ओशो का कहना था कि 21 साल की उम्र में उन्होंने एक स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट का एक्सपीरियंस किया। ये एक्सपीरियंस उनके टीचिंग्स का कोर बना। इसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ और टीचिंग्स को और भी डेप्थ और क्लियरिटी के साथ डिफाइन करना स्टार्ट किया। इस वक्त के दौरान उन्होंने इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया था और अपने लेक्चर्स और डिस्कशंस के ज़रिए लोगों को अट्रैक्ट किया। लेट 1960s तक चंद्रमोहन जैन ने अपना नाम भगवान श्री रजनीश रख लिया। उनके टीचिंग्स में सेक्सुअलिटी, मटेरियलिज्म और फ्रीडम को लेकर बहुत ओपन व्यूज़ थे, जो उनके लिए एक बड़ा फैन बेस बनाने लगे। ओशो का मानना था कि स्पिरिचुअलिटी और फिजिकल प्लेजर को बैलेंस में रखा जा सकता है। सेक्स के टॉपिक्स पर ओपनली बात करने के कारण मीडिया ने उन्हें सेक्स गुरु का लेबल दे दिया, जो उनके साथ उनकी लाइफ के एंड तक जुड़ा रहा। ट्रेडिशनल रिलीजियस लीडर्स उनकी टीचिंग्स से बहुत डिस्टर्ब थे, क्योंकि उनका कहना था कि ये यूथ को करप्ट कर रही हैं। इसी समय ओशो ने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियस, दैट मीन्स संभोग से समाधि की ओर। ये बुक उस वक्त की और आज भी कई लोगों के बीच डिबेट और क्रिटिसिज्म का मुद्दा बनी हुई है। इस किताब में ओशो ने स्पिरिचुअलिटी और सेक्सुअलिटी के बीच एक कनेक्शन को एक्सप्लेन किया और कहा कि सेक्स एक बेसिक नेचुरल इंस्टिंक्ट है जो अगर सही तरीके से समझे और एक्सेप्ट किया जाए तो वो हायर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का रास्ता बन सकता है। फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियस में ओशो ने सेक्स और स्पिरिचुअलिटी के कनेक्शन को अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। इस किताब ने ओशो की पॉपुलैरिटी और क्रिटिसिज्म दोनों को बढ़ावा दिया। ये किताब उनके नाम को सेक्स गुरु के रूप में पॉपुलर बनाने का एक रीज़न बनी और ये उनके फॉलोअर्स और क्रिटिसाइजर्स के बीच में एक क्लियर डिवीज़न क्रिएट किया। आज भी ये किताब कंट्रोवर्शियल बनी हुई है, लेकिन उनके फॉलोअर्स और कई मॉडर्न रीडर्स के बीच ये एक रिवॉल्यूशनरी और टेक्स्ट के रूप में देखी जाती है जो ह्यूमन नेचर और स्पिरिचुअलिटी को रीडिफाइन करती है। इसके अलावा ओशो अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज में रहते थे। उनके पास 93 रोल्स रॉयस कार्स का कलेक्शन था, जो उनकी सक्सेस और फ्रीडम का सिंबल था। डिज़ाइनर रोब्स और डायमंड स्टडेड वॉचेस उनके अटायर का हिस्सा थे और उनका ओरेगन में रजनीशपुरम आश्रम हाईटेक फैसिलिटीज़ से फुल था, जैसे एक लग्जरी सिटी के रूप में डिज़ाइन किया गया था। इस सिटी के बारे में
आगे और बात करेंगे। ओशो ने प्राइवेट जेट्स और कंफर्टेबल ट्रैवल को भी अपने ग्लोबल फॉलोअर्स के साथ मीटिंग के लिए यूज़ किया। ओशो का मानना था कि लग्जरी और स्पिरिचुअलिटी साथ हो सकते हैं। उनके लिए मटेरियल पोजेशंस और कंफर्ट उनके स्पिरिचुअल जर्नी को बढ़ाते हैं, ना कि कम करते हैं। ओशो का कहना था कि एक ट्रू सीकर डिज़ायर्स को सप्रेस नहीं करता, बल्कि उन्हें एक्सेप्ट करता है और उसका एक बैलेंस मेंटेन करता है। नाइनटीन 1974 में ओशो ने पुणे में अपना पहला आश्रम स्टैब्लिश किया। ये एक ऐसी जगह थी जहां उनके फॉलोअर्स मेडिटेट करते और उनके स्पेशल टेक्निक्स को एक्सपीरियंस कर सकते थे। पुणे आश्रम सिर्फ इंडिया का ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए एक अट्रैक्शन का सेंटर बना। उनके फॉलोअर्स, जिन्हें सन्यासी कहते थे, ऑरेंज रोब्स और उनकी फ़ोटो वाली माला पहनते थे। उनके लिए ये एक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन था। लेकिन उनकी लाइफस्टाइल और टीचिंग्स ने ट्रेडिशनल सोसाइटी को गुस्सा दिलाया। बहुत से लोग ये मानते थे कि वो अपने फॉलोअर्स को जीवन में बस अपने मन की करना सिखाते थे, लेकिन उनका फ़ैन बेस हर दिन बढ़ता ही जा रहा था और उनका मैसेज पूरी दुनिया में फैलता गया।